हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज के वीडियो में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसकी एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल सिंगल, इसके आसपास में कोई नहीं है, अलग थलग है। तो अगर इस प्रकार का कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यानी कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वह जीरो होती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं क्यों जीरो होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन सभी बातों को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक आइसोलेटेड कंडक्टर एज्यूम किया। दिस कंडक्टर इज आइसोलेटेड कंडक्टर। ये आइसोलेटेड कंडक्टर है और जितने भी कंडक्टर होते हैं सभी कंडक्टरों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वह काफ़ी होती है। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं। अब इस आइसोलेटेड कंडक्टर में हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। जैसे इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मल्टीप्लाई होता है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मल्टीप्लाई होता है वही उस चार्ज पर फोर्स की वैल्यू होती है। अगर ये चार्ज आपका निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है, तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इसमें जो काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वह सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और कंडक्टर के इंड पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि इसके आगे इसमें कोई भी रास्ता नहीं है और जो चार्ज है वह एयर में मूव करेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर जाके रुक जाएगा। अब देखिएगा, अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, दूसरे इंड पे जाके रुक जाएगा या चला जाएगा। अब ऐसा होने से निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा और कंडक्टर के इंड पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब इसका यहाँ पर जमावड़ा हो जाएगा। अब इसके कारण होगा क्या, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव जो एक्यूमुलेट हुआ है इसके कारण एक कंडक्टर के अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। इस चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। यानी कि E internal is equal to माइनस ऑफ E external। E external यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, E internal की जो मैग्नीट्यूड होगा
वह ई एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब ऐसा होने से क्या होगा? अब ऐसा होने से होगा कि इस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा बाबू? 0 होगा। क्लियर? तो ये था आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर में जो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0 होती है, इसका कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो चार्ज सेपरेट किया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाके रुक गया है, अब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जितना हम सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्यूमुलेशन के बाद भी वह बाहर से एनर्जी लेकर, यानी एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर, ये जो एनर्जी होगी वह हीट के फॉर्म में होगी। यानी कि मान लीजिए इस कंडक्टर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर, और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर से हीट को लेके क्या कर लेगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेगा। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह रैंडम मोशन करने लगेगा। यानी रैंडम मोशन का मतलब होता है इसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर के डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन राइट साइड, कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ एंगल पे मूव करने लगेगा। यानी कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे देखना है, इसको हमने मिटा दिया। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे मूव करेगा। यानी कि चार्ज एक्यूमुलेशन के बाद में भी इस कंडक्टर के अंदर काफी इलेक्ट्रॉन है जो कि रैंडम मोशन कर रहा है। और ये रैंडम मोशन किसके कारण कर रहा है? तो बाहर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में गेन करके काफी तेजी से मूव कर रहा है। यानी रैंडम मोशन, आपका ये जो रैंडम मोशन होगा वो बाहर के हीट एनर्जी के कारण होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है इसे थर्मल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है थर्मल आपका वेलोसिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी तेज भाग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यह थर्मल आपका वेलोसिटी है। लेकिन अगर इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है उसकी नेट वेलोसिटी की बात करें, यानी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 होगी। क्योंकि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रैंडम मोशन मूव कर रहा होगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपका अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके नीचे डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा होगा। अब इसकी जो थर्मल वेलोसिटी, जो बोले इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है, इसकी एवरेज निकालेंगे। थर्मल वेलोसिटी को u हमने बोल दिया, तो अगर u एवरेज निकालिएगा तो u एवरेज की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी? 0 होगी, है कि नहीं? मान लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसकी थर्मल वेलोसिटी u1 है, इसकी थर्मल वेलोसिटी u2 है, मान लीजिए इसकी थर्मल वेलोसिटी u3 है, डॉट डॉट इसकी थर्मल वेलोसिटी un है। तो अगर u एवरेज निकालिएगा तो किस फार्मूला से? u एवरेज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अब बटा n, और सबको जोड़ेंगे तो u एवरेज की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अब देखिए, अब सारी बातों को हम लोग एक बार फिर से दोहराते हैं। अगर हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है।
क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन होता है। लेकिन चार्ज सेपरेशन के अलावा भी इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी गेन करके रैंडम मोशन कर रहा होगा, और सारे इलेक्ट्रॉनों की जो रैंडम मोशन है उसकी थर्मल वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है तो इसमें करेंट की जो वैल्यू होगी वह 0 होगी, क्योंकि आपका थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है। अगर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वैल्यू 0 है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग के घरों में मान लीजिए एक कंडक्टर पड़ा हुआ है जो आइसोलेटेड है, कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग छूते हैं तो कोई भी झटका उटका हमें करंट वरेंट नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है। मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो क्या होता, हम लोग घर में जो कंडक्टर मान लीजिए लोहा पड़ा हुआ है, अगर आपका थर्मल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू 0 नहीं होता, उसको छुएंगे करंट मारेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसके बारे में हमने जाने। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 एंड सारे इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 होता है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर। अब जरा देखते हैं, अब आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं, अब हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। अब आइसोलेटेड कंडक्टर को हटा के एक सेल जोड़ते हैं, तब का कहानी देखते हैं क्या होता है। सपोज ये हमारा वही कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कंडक्टर वही है, हमने क्या किया, अब की बार एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। सपोज इसकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ L है, तो अगर L लेंथ की कंडक्टर है और इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, V/L के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से वहीं आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके एंड पे आके रुकेगा। लेकिन अब रुकेगा नहीं, हमने बोला रुकेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे अब की बार बैटरी है, अब की बार यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। आइसोलेटेड में एक्यूमुलेशन होता था, लेकिन अब यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल जोड़ा गया है, और सेल होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि क्या करेगा, इन चार्ज को एक्सिलरेट कराएगा यानी दौड़ाएगा। यानी कि अब यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस सेल के कारण इधर आपका एक्सिलरेट कर जाएगा और आपका ये इधर एक्सिलरेट करने लगेगा। क्लियर। अब जैसे एक्सिलरेट कर जाएगा तो इस चार्ज की एक्सिलरेशन हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एक्सिलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। क्लियर। फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कितना लगता है, तो Q इंटू E के बराबर डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू A। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, -E के बराबर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इस सेल के द्वारा एक्सेलरेट कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा, -E/m। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इतनी आएगा, जो कि वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट हो, क्योंकि सेल वही है और लेंथ इसकी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। यानी कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है -e/M से, वह कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा ये चार्ज यहाँ पर एक्सेलरेट कर गया। इसके बाद की कहानी को अब हम लोग देखते हैं। जैसे चार्ज एक्सेलरेट करेगा आपका क्या होगा,
करंट मिलेगा, लेकिन इसके कारण नहीं मिलेगा। अब किस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के कारण मिलेगा उसको देखते हैं। इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेलरेट किया है, इसके अलावा इस कंडक्टर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्मल वेलोसिटी के साथ रैंडम मोशन कर रहा होगा, और रैंडम मोशन कर रहा होगा। अब की बार जो रैंडम मोशन है वो थर्मल वेलोसिटी क्या है, अभी भी हाई है, लेकिन उसका इफेक्ट जो होगा वह काफी स्लो होगा। अब क्या है जरा देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करके भाग रहा है। तो ये जहां से निकला है यहाँ पर एक कर्नल छोड़ के जाएगा। कर्नल का मतलब होता है कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्नल बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक कर्नल से कोलाइड करेगा और अपनी जो थर्मल वेलोसिटी है उसको स्लो कर देगा, फिर वहां से भागेगा और दूसरे कर्नल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और उसके बाद में फिर से अपनी थर्मल वेलोसिटी को कम कर लेगा। यानी कि मान लीजिए कुछ यहाँ से लेकर यहाँ से आने में मान लो t समय लगा, लेकिन अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इतना सारा डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि काफी स्लो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो काफी कम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वह काफी स्लो होगी। यानी कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह अपने कर्नल के साथ टक्कर करता है, कोलाइड करता है, और अपनी थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कर लेता है, कम कर लेता है, और फिर वहां से थोड़ा सा वहां से उठ के फिर अपने थर्मल वेलोसिटी के साथ दूसरे कर्नल से कोलाइड करता है और फिर अपनी वैल्यू को स्लो कर लेता है। यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे यहाँ टकराया, फिर ऐसे यहाँ टकराया, फिर ऐसे यहाँ टकराया, फिर ऐसे यहाँ टकराया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन स्पीड जो होगा वह अभी भी ज्यादा है, वेलोसिटी की वैल्यू कम है। अब ये जो कम वेलोसिटी हम आपको बोल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे गया, यहाँ पे इस कर्नल से क्या किया, कोलाइड किया हमने, ये इसको करके ऐसे पॉजिटिव लगाया, ये कर्नल है। फिर मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे कर्नल से कोलाइड किया, फिर मान लीजिए यहाँ आया और यहाँ पे कर्नल से कोलाइड किया, फिर मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ के कर्नल से कोलाइड किया, और फिर मान लीजिए यहाँ पे आया। तो देखिएगा ये आपका इतने समय में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन हम बोले तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो काफी कम है। डिस्टेंस वो काफी ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पे जो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और टाइम क्या लगा है, काफी समय लगा, पहले यहाँ गया है, 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 समय आपका काफी लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत कम है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें वेलोसिटी मिलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। अब आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद जो बहुत अल्प वेलोसिटी के साथ खिसक रहा होता है। फिर से समझना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यानी कि किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल वेलोसिटी पाकर वह क्या करता है, काफी तेज कंडक्टर के अंदर मोशन करता है, लेकिन ये मोशन रैंडम होता है और ये अपने कर्नल के साथ बहुत टक्करों के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खिसक रहा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं उसको जरा हम लोग देखेंगे, यानी एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग नहीं निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वह रैंडम मोशन करके एक कॉर्नर से कोलाइड किया, फिर आपका यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरे कर्नल से कोलाइड किया। क्लियर। अब देखिएगा दो सक्सेसिव, मतलब इसके और इसके दो कर्नलों के बीच, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं और इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे लैम्डा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब है एकदम बिल्कुल साफ रास्ता है, इसके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दो सक्सेसिव, इसमें टाइम आपका रिलैक्सेशन टाइम है और इसके लिए टाउ 2 है। मान लीजिए यहाँ पर इसका स्पीड कितने है, u1 है, और यहाँ पर आके स्पीड इसका क्या हो गया, v1 हो गया यहाँ पर। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए यहाँ पर है, जो ये ऐसे कोलाइड किया है और फिर आपका यहाँ पर ऐसे कोलाइड किया है। यहाँ पर u2 स्पीड है और यहाँ पर v2 इसका स्पीड हो गया कोलिजन के बाद, इसका रिलैक्सेशन टाइम t2 है, टाउ 2 है, और फ्री पाथ कितना है, लैम्डा 2 है। फिर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो इस कर्नल से कोलाइड किया, फिर आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर इसका स्पीड यानी कि थर्मल वेलोसिटी इसकी u3 है, यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी कितनी है इसकी v3 है, इसमें जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना है, टाउ 3 है, और फ्री पाथ कितनी है इसकी, लैम्डा 3 है। क्लियर। अब हम लोग इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सब टकरा रहा है कितना, थर्मल आपके वेलोसिटी जो कि काफी तेज है, लेकिन इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो काफी स्लो है, क्योंकि वो बहुत कम खिसक रहा है, बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट काफी कम है। इसीलिए यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो काफी स्लो है, काफी धीरे धीरे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वह लगभग कितने का होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, जो काफी स्लो है। अब ये जो हो गया, अब इसका हम लोग निकाले जरा एवरेज। तो हमने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे, v एवरेज दिस इज इक्वल टू vd, है कि नहीं। अब यहाँ पर v एवरेज निकालिएगा तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। u प्लस एटी, तो पहले के लिए निकालिएगा v, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए टाउ 1। सभी इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन होगा बाबू वो सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, सभी का एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, सेम होगा। तो a इंटू टाउ 1, दूसरे के लिए निकालिएगा u2 प्लस ए इंटू टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए इंटू टाउ 3 प्लस डैश डैश un प्लस ए इंटू टाउ n अब बटा k। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, a इंटू टाउ n। अब हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश प्लस un डिवाइडेड बाई n, प्लस यहाँ से a आपका हो जाएगा बाहर, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश प्लस vn डिवाइडेड बाई n। क्लियर। ये हो गया। अब देखिएगा ये थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू है,
जो कि अभी हमने देखा है कि थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vd इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर V1 V2 नहीं है, यहाँ पर क्या है बाबू, टाउ1 ना बचेगा। 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग पहले U1 U2 को इकट्ठा कर लिया, डिवाइडेड बाई n अलग कर लिया रीअरेंज करके, तो इसमें सभी में अगर एक कॉमन ले लेंगे तो टाउ1 आएगा, V1 नहीं आएगा, सॉरी, टाउ1 टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट डॉट कितना, प्लस टाउ n, है कि नहीं। तो ये तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये थर्मल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू है, 0 हो गया। अब यहाँ पर a इंटू टाउ1 टाउ2 टाउ3 प्लस डॉट डॉट टाउ1 डिवाइडेड बाई n को हम लोग टाउ एवरेज भी लिख सकते हैं, एवरेज। अब a की जो वैल्यू कितनी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a की वैल्यू, आपकी जो वैल्यू थी माइनस e, कैपिटल E बटा m इंटू टाउ एवरेज। तो ये वैल्यू है हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू, है कि नहीं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ये भी आप शायद समझ गए होंगे। तो ये है हम लोग का आज का लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।